ससुराल की बातें सोच सोच कर मनु बहुत ही उदास होती जा रही थी। कभी बाल, कभी कंकड़, कभी कांटा खाने में भला ऐसा कौन देता है। रोहन रात भर घर नहीं आया। उसे फोन किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। सुबह जब वह आया तो उसने मनु की हालत देखी। गुलाबी साड़ी का रंग तो वैसा ही था, लेकिन मनु के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मनु को ऐसे देखकर रोहन को तरस आ गया। रोहन ने अपना बैग रखा और मनु के पास गया। मुझे माफ कर दो, मैं आ नहीं पा रहा तुम्हारे पास। काम इतना ज्यादा है, ऊपर से मैं मजबूर हूं। रोहन कुछ कहते कहते रुक गया। मनु ने रोहन से सवाल किया, ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम अपनी पत्नी के पास ही नहीं आ सकते? तुम्हारे लिए मैंने अपना घर बार सब छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें अपनी मजबूरी दिख रही है। ऑफिस का काम क्या इतना जरूरी है? और रोहन उसका जवाब नहीं दे पाया। मनु फिर उठकर खड़ी हुई और रोहन को वह धागा दिखा। रोहन को समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन रोहन ने कुछ भी नहीं कहा। उसने मनु से बस यही बोला, इस धागे को अब मन बांधना। रोहन की बात सुनकर मनु को अजीब लगने लगा। यह धागा क्या था? मनु नहाने चली गई और रोहन नीचे अपने परिवार वालों से कुछ बात करने लगा। अब मैं यह और नहीं कर सकता, उसे सब सच बताना होगा। रोहन अपने घर वालों से बात कर रहा था। रोहन की बातें सुनकर मनु को अजीब लग रहा था कि क्या हो रहा है। ससुराल में तीसरा ही दिन था और देखो ये क्या क्या चल रहा है। मनु को आते देख सभी चुप हो गए। मनु ने काम वाली को देखा और बोल पड़ी, तुम्हारा बच्चा बहुत क्यूट है, पर तुमने उस कांटा क्यों डाला था मेरे खाने में? इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? उस बच्चे ही मुझे उसे खाने से रोका। मनु के इतना कहते ही सभी हैरान थे। काम वाली ने कहा, पर मेरा तो कोई बच्चा नहीं, और वो बूढ़ी अम्मा जो आती हैं उनका भी नहीं है। मनु अचानक शॉक हो गई। ऐसा कौन सा बच्चा है जो आए दिन उसे घर में दिखता है लेकिन किसी का है ही नहीं? स्विंगलक्ष्मी ने पूछा, मनु तुम किस बच्चे की बात कर रही हो? किसने तुम्हें खाना खाने से रोका? मनु ने कहा, वही हफ पंथ पहने जो घूमता रहता है। जब आप लोग मेरे स्वागत करने खड़े थे तो बगी वह था, फिर वह कई बार दिखा है मुझे यहाँ। मनु का इतना कहाते ही सब चौंक गए। अगर कभी तुम्हें दोबारा वह दिख तो दूर हो जान। रोहन ने चिंता भरे स्वर में कहा। बुआ, स्वाति, ससुर जी तीनों खड़े देख रहे थे। बुआ ने बात पलटते हुए कहा, चलो बबलू आने वाला है, तैयारी करनी है। बबलू यानी स्वाति का पति काम से कई कई दिनों तक घर के बाहर रहता है। घर वालों ने मनु को कहा कि वह अपने लिए कुछ बना ले और खाना खाकर आराम करे। उसके पैर में चोट लगी थी। मनु ऊपर गई और बालकनी से देखा तो सारा परिवार उसी बंद कमरे का दरवाजा खोल रहा था। इस बार यह अजीब लग रहा था उसे। मनु ने फैसला किया कि रात में सबके सोने के बाद वह उस कमरे की ओर जाएगी। वह देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है। अब मनु को शक हो गया था कि यहाँ दाल में कुछ काला है। उसने फैसला किया कि जब तक इस बात की तह तक नहीं जाएगी, ससुराल वालों का दिया कुछ नहीं खाएगी। रात हो चली थी। रोहन आज कमरे में आकर मनु से बातें कर रहा था। मनु को रोहन की बातें अच्छी तो लग रही थी, लेकिन उसे पता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। रोहन ने आज मनु के करीब आने की कोशिश की और मनु ने सिरदर्द का बहाना बना दिया। मनु ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी, आज वह कमरा खोल कर रहेगी। उसने देख लिया था कि सास ने इसकी चाबी रसोई घर के ऊपर वाले दराज में रखी है। रोहन के सोने के बाद वह कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल ही रही थी कि उसने देखा उसके पैर में फिर वही धागा था। शायद उसके सोते हुए रोहन ने बांध दिया होगा। मनु नीचे गई और रसोई से चाबी ले आई। उस कमरे की ओर जाते ही मनु को जोर से चक्कर आया। फिर मनु को कुछ लगा और उसने वह धागा तोड़कर पास रखी बाल्टी के पानी में डाल दिया। बाल्टी में डालते ही पानी में से बुलबुले उठने लगे, जैसे कोई बहुत गर्म चीज मनु ने डाल दी हो। इस धागे में कुछ तो था जिसकी वजह से मनु उस कमरे के पास नहीं जा पा रही थी। धागा तोड़ते ही मनु ने तुलसी के पौधे की तरफ देखा। उस पौधे की मिट्टी बिल्कुल सूख गई थी। फिर भी मनु ने हिम्मत दिखाई और उस मिट्टी में रसोई घर से लाकर पानी डाल दिया। मिट्टी गीली हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मिट्टी पोरस है और पानी नीचे की ओर कहीं जा रहा है। इस बात का पता भी लगाना था कि तुलसी का पौधा आखिर ऐसा क्यों है। वह पलटी तो फिर वही बच्चा खड़ा था। उसी बच्चे ने मनु को रास्ता दिखाया। पहले उसने कमरे के दरवाजे से निकलती हुई एक कील को दिखाया। मनु को उससे बचकर कमरे में जाना था। मनु ने दरवाजा खोला और फिर वहां का माजरा देखकर मनु हैरान हो गई। दरवाजा खोलते ही मनु को लगा कि वह कोई सपना सा देख रही है। कमरे में बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन खिड़की से आती हुई चांदनी दिखा रही थी कि वह कमरा असल में पूजा घर था। पर पूजा का सामान तो था, लेकिन देवताओं की मूर्ति गायब थी। उस कमरे के अंदर एक तरफ उल्टा स्वास्तिक बना हुआ था। कमरे में सिंदूर, आलता और सुहाग का सारा सामान रखा था। एक तरफ कुछ तस्वीरें थीं, धुंधली तस्वीरें, बड़े लकड़ी के फ्रेम के साथ। थोड़ा और अंदर जाकर देखा तो एक बक्सा था
जिसमें किसी महिला के कपड़े थे। उस कमरे में हवन कुंड भी था, लकड़ियां भी रखी हुई थीं और एक टूटी हुई शिव की मूर्ति भी। यह बहुत अजीब था। सूखा हुआ तुलसी का पौधा, टूटी हुई शिव की मूर्ति और मनु को दिया हुआ वह धागा। मनु वह सब देख ही रही थी कि अचानक उल्लू के बोलने की आवाज आई। मनु अंदर तक सिहर गई। उसने पीछे पलटकर देखा तो वही बच्चा खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। मनु समझ गई थी कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, पर इस बार उसे एहसास हुआ कि वह बच्चा उससे कुछ कहना चाह रहा है। वह बच्चा उसे पीछे देखने को कह रहा था। मनु ने पीछे देखा तो वहां एक साया था, किसी महिला का साया। उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन वह साया मनु की तरफ ही आ रहा था। मनु तुरंत भागी और कमरे की दहलीज पार कर गई। वह साया कमरे के बाहर नहीं आया। कमरे के दरवाजे के बाहर लगी कील से मनु की साड़ी फट गई। वह कील ही उस साये को रोक रही थी। मनु को लग रहा था जैसे कोई सपना चल रहा है। उसकी नजर बाल्टी पर पड़ी तो उसका पानी पूरी तरह से सूख चुका था। धागा अभी भी वहीं पड़ा हुआ था। मनु की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कमरे को फिर से बंद कर दे, पर अगर बंद नहीं करा तो ससुराल वालों को पता चल जाएगा। मनु ने हिम्मत की और दरवाजा बंद करने गई। वह साया खिड़की के पास था और उसे देख रहा था। उसने किसी तरह से दरवाजा बंद किया तो उसके बगल में आकर वही बच्चा खड़ा हो गया। मनु के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बच्चा लगातार खून के आंसू रो रहा था। उसने तुलसी के पास दिखाया। पानी डालने से मिट्टी गीली हो गई थी और मनु ने पास पड़ी लकड़ी से उसे खोदना शुरू किया। तुलसी के पौधे की मिट्टी में कीलें गड़ी हुई थीं। मिट्टी में कीलें कैसे हो सकती हैं? मनु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जिसे नहीं होना चाहिए। मनु को लगा कि कोई जाग गया है। उसने तुरंत तुलसी की मिट्टी को वापस पहले जैसा करने की कोशिश की और भागी। वह बच्चा अब गायब हो चुका था। मनु छुपते छुपाते ऊपर की तरफ गई तो वहां रोहन खड़ा था, गुस्से से लाल। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। मनु को देखकर वह चीखा, क्या करने गई थी तुलसी के पास? मना किया एक बार समझ नहीं आता। सबसे पहले रोहन ने मनु का हाथ पकड़ा और उसे कमरे की ओर ले गया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसने कहा, अगर चाहती हो कि जिंदा रहो तो उस तुलसी के पौधे से दूर रहो, समझी? रोहन का ये रूप देख मनु जैसे बावली हो गई थी। ये हो क्या रहा था उसके साथ? इस बार लक्ष्मी जी ने उसके पैर में धागा बांधने की कोशिश की तो धागा अपने आप ही गिर गया। वह बहुत कोशिशों के बाद भी उसे बांध नहीं पा रही थी। इतने में बुआ रोशनी ने कहा, मंत्र उतर गया है, अब काम नहीं करेगा। लक्ष्मी ने रोशनी को देखा और मनु को गुस्से से देखा। मनु को वहीं छोड़ दोनों चली गईं। इतने में मनु ने अलमारी के साइड में देखा तो फिर वही बच्चा खड़ा था। इस बार उसके हाथ में एक किताब थी। यह पहली बार था जब वह बच्चा कोई चीज अपने हाथ में लेकर आया था। मनु के लिए वह बच्चा क्या मैसेज लेकर आया था? आखिर क्या हो रहा था उसके साथ? ससुराल का राज क्या था? मनु के सामने अब क्या नई चुनौती आने वाली थी? यह सब जानिए कल कहानी के अलग भाग, हॉन्टेड ससुराल पार्ट 3 में। दोस्तों, यह कहानी फिक्शन है और ब्लैक फॉग रेडियो किसी भी तरह के काले जादू और भूत प्रेत की बातों को प्रमोट नहीं करता है। यह कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। दोस्तों, ऐसे ही और भी रोमांचक कहानी देखने सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जय हिंद।